दोस्तों, आपने दुनिया के कई तानाशाहों की क्रूरता और बर्बरता के किस्से तो बहुत सुने होंगे। लेकिन क्या आप इन सनकी तानाशाहों के अजीबो-गरीब शौक, पसंद और नापसंद के बारे में जानते हैं? इनमें से कोई तो नरभक्षी था और किसी ने अपनी बंदूक को भी सोने में जड़वा दिया था। तो किसी ने अपना रक्तदान किया था कुरान लिखने के लिए। तो कोई लोगों को बेहद दर्दनाक मौत देकर खुशी पाता था। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं इन सनकी तानाशाहों की क्रूरता के साथ साथ इनके अजीबोगरीब शौक के बारे में भी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की। इस तानाशाह ने क्रूरता की जो मिसालें कायम की हैं वो किसी का भी दिल दहला दे। किम के अंकल जैंग सॉन्ग, जो किम के पिता के सबसे भरोसेमंद साथी थे, किम के राजनीतिक मार्गदर्शक भी थे, किंतु जैंग सॉन्ग पर और उनके साथ अन्य 5 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सभी को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चला। सभी दोषी साबित हुए। अब बारी थी सजा की। किम के अंकल और अन्य दोषियों को निर्वस्त्र करके एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे में कई दिनों से भूखे 120 खूंखार जंगली कुत्तों को छोड़ दिया गया। जैंग और उनके साथी चीखते चिल्लाते रहे, रहम की भीख मांगते रहे और किम और उसके साथी क्रूरता के साथ हंस हंस कर इस दृश्य को देखते रहे। बाद में इस तरह की खबरें भी आईं कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी मार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सेना के एक प्रमुख ने मीटिंग के दौरान थोड़ी झपकी क्या ले ली। किम ने उनको तोप से उड़ा दिया। वहीं इस सनकी तानाशाह की सनक देखिए। तोप से चीथड़े उड़ाने के बाद किम ने सेना प्रमुख का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया। तो अगर आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा तो आप जानते ही होंगे कि सनकी तानाशाह ने नॉर्थ कोरिया को दुनिया से एकदम अलग थलग कर दिया है। लोगों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस तानाशाह के अजीब और गरीब नियमों और फरमानों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इंटरनेट पर तो बैन है ही, साथ ही टीवी में सिर्फ 2 या 3 सरकारी चैनल ही आते हैं। रेडियो तो सारा दिन चला कर रखना होता है क्योंकि उन पर इस किम के अजीबोगरीब फरमान आते रहते हैं और उन्हीं के मुताबिक लोगों को अपना जीवन यापन करना होता है। इसके साथ अब बात करते हैं इसके अजीबोगरीब शौक के बारे में। ये सनकी तानाशाह जिसने लाखों लोगों को रुलाया है, अक्सर इमोशनल नॉर्थ कोरियन फिल्में देखकर इमोशनल हो जाता है। नॉर्थ कोरियन फिल्मों के इमोशनल सीन देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। किम जोंग उन ने अपने लिए 1000 सीटों वाला पर्सनल थिएटर बनवाया है जिसमें वह अकेला बैठकर फिल्मों का लुत्फ उठाता है। भले ही देश में विदेशी फिल्मों पर बैन हो, पर किम के पास 22,000 से अधिक विदेशी फिल्मों का कलेक्शन है। दूसरों को डरा धमका कर रहने वाला किम नाई से बेहद डरता है। जी हाँ, किम जोंग नाई से बेहद डरता है, इसलिए वह अपने बाल भी खुद ही काटता है। एक तरफ देश की जनसंख्या 2 वक्त के खाने पर गुजारा कर रही है, इनमें से अधिकतर लोग मकई खाकर गुजारा कर रहे हैं, तो किम जोंग $33,000 अमेरिकन शराब पर उड़ा रहा है, $95,000 से ज्यादा जर्मनी की वाइन पर। कॉफी ब्राजील से आती है। दुनिया का सबसे महंगा बीफ, कोबे बीफ, स्पेशली किम के लिए आता है। तो वहीं सिगरेट का एक पैकेट $44 का आता है। इनको अपने दादा की तरह दिखने का बेहद शौक है। इसके लिए उसने अपने शरीर की कई कॉस्मेटिक सर्जरियां भी करवाई। घुड़सवारी का शौकीन किम जब घुड़सवारी करता है तो आसपास दूसरा कोई और घुड़सवारी नहीं करेगा, अगर की तो शामत आई। उत्तर कोरिया में आप 8 जुलाई और 17 दिसंबर को किसी भी तरह का जश्न या खुशी नहीं मना सकते। जी हाँ, 8 जुलाई और 17 दिसंबर को किसी भी तरह का जश्न या खुशी नहीं मना सकते क्योंकि इन तारीखों पर किम जोंग के पिता और दादा की पुण्यतिथि आती है और इस दिन बस आपको रोना होगा, ना चाहकर भी आपको रोना होगा। अब बारी करते हैं युगांडा के एक खानसामे की। 6 फीट 4 इंच लंबाई और 160 किलो वजन वाला एक नरभक्षी तानाशाह जो मुक्केबाजी का हुनर रखता था और बेहद क्रूर स्वभाव का था, ईदी अमीन। जी हाँ, बात कर रहे हैं ईदी अमीन की। युगांडा की सेना में एक साधारण सा खानसामा था। अब आप सोच रहे होंगे इंसानी मांस खाने वाला ये दरिंदा देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। अमीन ने अपने भारी भरकम शरीर का भरपूर फायदा उठाया। मुक्केबाजी के हुनर के चलते सेना की नौकरी के दौरान
बॉक्सिंग के क्षेत्र में अपनी ठोस पहचान बनाई। ईदी अमीन पूरे 9 साल युगांडा का नेशनल चैंपियन रहा और इसी कारण उसे सेना में लगातार तरक्की मिलती गई। 1965 आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन गया। ईदी अमीन की नज़र अब युगांडा की गद्दी पर थी। इसके लिए अमीन ने सबसे पहले युगांडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे का भरोसा जीता और प्रशासनिक पकड़ बनाने में जुट गया। एक बार जब प्रधानमंत्री सिंगापुर के दौरे पर गए थे तो यहाँ ईदी अमीन ने युगांडा में तख्तापलट कर दिया। 25 जनवरी 1971 को महज 3 घंटे में पूरे देश की बागडोर ईदी अमीन के हाथों में आ चुकी थी। अमीन ने अपने राजनीतिक विरोधियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। एक रिपोर्ट के अनुसार ईदी अमीन ने 3 से 6 लाख, जी हाँ 3 से 6 लाख लोगों का कत्लेआम करवाया। इनमें राजनीतिक विरोधियों के साथ साथ छात्र, दुकानदार, अन्य लोग शामिल थे। पूरे 8 साल तक युगांडा पर शासन करने वाला, युगांडा को अपने इशारों पर नचाने वाला ईदी अमीन के शासनकाल में शायद ही कोई ऐसी सुबह रही हो जहां सुबह सड़कों पर असंख्य लोगों की लाश ना मिली हो। कहा तो ये भी जाता है कि ईदी अमीन अपने विरोधियों को मारने के लिए हथियारों का कम ही इस्तेमाल करता था। वो या तो लोगों को जमीन में जिंदा गड़वा देता था या भूखे मगरमच्छों के हवाले कर देता था। कहा यह भी जाता है कि अमीन को अपने विरोधियों को मारकर खाने का शौक लग गया था। उसके फ्रिज से इंसानों के आधे खाए हुए अंग तक बरामद हुए। अमीन के शासन काल में स्वास्थ्य मंत्री रहे कायम्बा ने बताया कि विरोधियों को मारने के बाद ईदी अमीन उनके साथ अकेले में काफी समय बिताता था। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के अनुसार जब उससे उसके नरभक्षी होने पर सवाल पूछा गया तो वह नकार गया और बोला, मैं इंसान का मांस पसंद नहीं करता क्योंकि वह ज्यादा नमकीन होता है। 6 शादियां करने वाले ईदी अमीन के 45 बच्चे थे। ईदी अमीन का सबसे करीबी दोस्त लीबिया का तानाशाह कर्नल मोहम्मद गद्दाफी था, जिसके भरोसे उसने तंजानिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, पर ईदी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसे युगांडा छोड़कर जाना पड़ा। उसने सऊदी अरेबिया में शरण ली और वहीं उसकी मृत्यु हुई। अब बारी आती है ईदी अमीन के खास दोस्त लीबिया के तानाशाह कर्नल मोहम्मद गद्दाफी की। जहां ईदी अमीन को अफ्रीका का मैडमैन ऑफ अफ्रीका कहा जाता था, तो वहीं गद्दाफी को द मैड डॉग ऑफ मिडल ईस्ट कहा जाता था। हुआ यूं कि लीबिया की जनता वहां के शासक इदरीस से बहुत ऊब चुकी थी। जनता की नज़र में हीरो की तरह उभरे गद्दाफी ने इदरीस का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद गद्दाफी ने लीबिया को मानो अपनी निजी संपत्ति ही बना लिया। हैवानियत की हदें पार करने वाला गद्दाफी अपने विरोधियों का निपटारा खुले मैदानों और स्टेडियम में अदालत लगाकर करने लगा। टीवी पर सजा का प्रसारण लाइव टेलीकास्ट किया जाता था ताकि जनता में उसका खौफ बन सके। एक बार तो विद्रोही छात्रों के समूह की लाशों को मेन चौराहे पर सड़ने के लिए लटका दिया और सारे शहर का रूट उस चौराहे की तरफ से मोड़ दिया ताकि लोग आते जाते उस बेहद हैवानियत वाले दृश्य को देखें। अब सुनिए इस तानाशाह के शौक के बारे में। गद्दाफी को दौलत इकट्ठा करने का बहुत शौक था। गद्दाफी के पास $7 बिलियन का तो सोना ही था, 350 अरब रुपए का सोना। जी हाँ, 350 अरब रुपए का सोना। 168 अरब डॉलर की कुल संपत्ति यानी कि 8,400 अरब रुपए। बेशुमार दौलत का मालिक गद्दाफी एक अजीब शौक ये भी रखता था कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उसे आराम टेंटों में आता था। वह टेंटों में ठहरता और अपने मेहमानों को टेंटों में ही ठहरवाता। यहाँ तक कि सारे सरकारी कामकाज भी टेंट में ही किए जाते। इसके अलावा दूध पीने के लिए ऊँटनियों का एक काफिला हमेशा साथ लेकर घूमता था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि गद्दाफी सिर्फ महिलाओं पर भरोसा करता था। उसके सुरक्षा दस्ते में सिर्फ महिलाएं ही थीं। जी हाँ, 40 ट्रेंड बंदूकधारी महिलाएं उसकी सुरक्षा करती थीं। गद्दाफी की मौत के बाद जमीन के अंदर बना एक महल मिला, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि यह महल इतना खूबसूरत था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हाईली लग्जरियस सुख सुविधाएं की सब चीजें इंतजाम यहाँ था। इस महल में जिम, सोनाबाथ, बेशकीमती फर्नीचर, शानदार पेंटिंग्स, महंगी शराब,
कांच की दीवारें जिनसे बाहर का समुद्र और नज़ारा सब दिखता था। गद्दाफी का अंत उसकी हैवानियत की तरह ही बेहद दर्दनाक हुआ। जनता का मुजरिम जनता के हाथों ही मारा गया। सद्दाम हुसैन, जिसने इराक पर करीब 2 दशकों से भी ज़्यादा समय तक शासन किया, 6 जुलाई 1979 को सद्दाम ने अपने चचेरे भाई अली बकर से इराक की सत्ता हथिया ली थी। 2003 में इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं के हमले के बाद सत्ता से बाहर हुए सद्दाम का शासनकाल बेहद चर्चित और विवादित रहा। साल 2006 की सुबह सद्दाम हुसैन के लिए आखिरी सुबह साबित हुई, क्योंकि इसी दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। सद्दाम पर इल्जाम था कि उसने सन 87 और 88 के बीच कुर्दों पर रासायनिक हथियारों से हमला करवाया था, जिसमें हजारों औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इसके अलग एक दिलचस्प पहलू ये है सद्दाम का कि सद्दाम को लिखने पढ़ने का गजब का शौक था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जब सद्दाम के पीछे पड़ी थी तो साल 2001 में लंदन के एक अरेबिक बुक स्टोर में एक किताब मिली जिसका नाम था जैजी बाइंडा की, और ये एक रोमांटिक उपन्यास था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पुस्तक पर राइटर के नाम पर सद्दाम हुसैन का नाम लिखा था। ये उपन्यास सद्दाम हुसैन ने लिखा था। एक बार सद्दाम हुसैन ने 3 सालों तक अपना खून दान किया, क्योंकि वे अपने खून से कुरान लिखवाना चाहता था, और सद्दाम हुसैन के खून से 605 पन्ने इस कुरान के लिख भी दिए गए थे, जो आज भी वहाँ की एक मस्जिद में लोगों के दर्शन के लिए महफूज रखी गई है। सद्दाम हुसैन को तैराकी का बेहद शौक था। रोज सुबह 3 बजे उठकर उसे तैराकी करना बेहद पसंद था। सद्दाम की नज़रें थोड़ी कमज़ोर थी, पर वह अपनी इस कमज़ोरी को दुनिया के सामने कभी भी जाहिर नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह सार्वजनिक तौर पर कभी भी चश्मा नहीं पहनता था। जब सद्दाम को लोगों के सामने भाषण देना होता था या संबोधन करना होता था, तो उसके सामने कागज़ों पर बड़े बड़े अक्षरों में भाषण लिखा होता था, इसलिए महज एक पन्ने पर सिर्फ 2 या 3 लाइनें ही आ पाती थी। पर अपने अंतिम दिनों में अदालती कार्रवाई के दौरान लोगों ने सद्दाम को चश्मा लगाकर पढ़ते हुए देखा, बूढ़ा होते हुए देखा, कांपते हुए भी देखा। अंत में सुनिए क्रूरता से अलग एक ऐसे तानाशाह की कहानी जो खुद से बेपनाह मोहब्बत किया करता था। तुर्कमेनिस्तान का डिक्टेटर सपामुरत नियाज़ोव, इसने पूरे देश की सड़कों और सार्वजनिक जगहों का नाम बदलकर अपने नाम पर रख दिया। ब्रेड का नाम बदलकर अपनी माँ के नाम पर रख दिया। यहाँ तक कि शराब की बोतलों पर उसका नाम फोटो सहित होना बेहद जरूरी था। देश में हर जगह बस नियाज़ोव का नाम ही देखने को और पढ़ने को मिलता। अगर लोगों के दांत में दर्द है तो वे डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते। हड्डियां चबा चबा कर दांतों का दर्द ठीक करना होगा, चाहे दीवार पर लगाने वाली घड़ी हो या हाथ पर पहनने वाली घड़ी, नियाज़ोव का नाम होना जरूरी था। तो ये थे तानाशाहों के अजीबोगरीब किस्से।